तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में नॉवेल सेक्शन के सेकंड नॉवेल द पेंटर ऑफ साइंस के राइटर आर के नारायण के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में। तो क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप राइटर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसके द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड बुक होता है या नॉवेल होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूँ। और तो ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है, यानी हम लोग ये नॉवेल के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 1 को आप जब देखेंगे तो उसमें आपको इसके राइटर आर के नारायण के बारे में आपको मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट होते हैं, उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके देख लेंगे, ताकि आपको इससे संबंधित यानी इस नॉवल से द पेंटर ऑफ साइंस से संबंधित या इसके राइटर आर के नारायण के बारे में जो भी क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, आप अच्छा से बना सकेंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है, द पेंटर ऑफ साइंस है क्या। तो ये एक नॉवेल है, याद रखेंगे, एक नॉवेल है। और किस तरह का नॉवेल है? एक रोमांस नॉवेल है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेंगे। यानी आर के नारायण के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है द पेंटर ऑफ साइंस, ये एक रोमांस नॉवेल है। और ये एक रोमांस नॉवेल है और एक फुल्ली जो है लव स्टोरी है। इसमें दो जो है मेन कैरेक्टर होते हैं, एक का नाम होता है रमन, ओके, कह सकते हैं हीरो ऑफ द नॉवेल, और दूसरा है डेसी यानी हीरोइन ऑफ द नॉवेल कह सकते हैं। तो ये दोनों जो है रमन और डेसी के बारे में ये एक लव स्टोरी है ये नॉवेल। ओके, जैसे जैसे आप जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉइंट वाइज, तो इस नॉवेल को आप इजी वे में समझ पाएंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। पब्लिश, फर्स्ट पॉइंट में देखिए पब्लिश्ड इन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर के नारायण ने द पेंटर ऑफ साइंस को जो लिखा तो उसको कब पब्लिश कराया। ओके, तो याद रखेंगे 1976 यानी 1976 में कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, यानी जो है 1976 में जब पब्लिश कराया आर के नारायण ने, तो किस में कराया, यानी किस मैगजीन में या किस पेपर में कराया। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। अब और आगे देखेंगे बाय वीकिंग प्रेस, यानी पूछा जा सकता है कि किस प्रेस के द्वारा, तो उस प्रेस का नाम था वीकिंग प्रेस। वीकिंग प्रेस इन इंडिया, यानी वीकिंग प्रेस के द्वारा इंडिया में पब्लिश कराया गया। ओके, और किस मैगजीन में? द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे इसी में, एंड बाय द मैकमिलन इन कनाडा, यानी मैकमिलन प्रेस का नाम है और कनाडा में मैकमिलन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया ना, कराया गया, और इंडिया में वीकिंग प्रेस के द्वारा। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि पब्लिश्ड कब कराया गया, इसको पब्लिश कब किया गया, तो 1976 में, किस मैगजीन में या किस पेपर में, तो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में, और किस प्रेस के द्वारा, तो वीकिंग प्रेस इंडिया में कराया गया वीकिंग प्रेस के द्वारा, और कनाडा में जो कराया गया मैकमिलन के द्वारा। तो आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, सेट इन, यानी आपसे सेटिंग प्लेस पूछा जा रहा है। ये नॉवेल जो है ये कहाँ का जो है, इसको जो है इसका सेटिंग प्लेस है, तो मालगुड़ी, एक फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि आर के नारायण जो है वो जाने जाते हैं एक फिक्शनल टाउन ऑफ जो है मालगुड़ी के बारे में के लिए जाने जाते हैं। तो सेटिंग प्लेस जो है एक फिक्शनल टाउन है, एक कल्पित कर सकते हैं, काल्पनिक टाउन है, एक एक्चुअल में यह टाउन है नहीं। ओके, तो इसलिए इसको फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी कहा जाता है। इसका जो है बना बना एक इमेजिन्ड टाउन है मालगुड़ी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को इसको में देखेंगे पार्ट्स। ओके, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, यानी द पेंटर ऑफ साइंस एक नॉवेल है, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, तो याद रखेंगे 4 पार्ट्स हैं। और किस पर्सन में लिखा गया, यानी पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो द थर्ड पर्सन याद रखेंगे, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। और ये किस टेंस में है? पास्ट टेंस में, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3-4-5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी ये सेटिंग प्लेस इसका मालगुड़ी रखा गया है। ओके, और इसके जो इसके पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स में है, ये डिवाइडेड है। और ये किस पर्सन में लिखा गया है, तो थर्ड पर्सन में, और किस टेंस में है, तो पास्ट टेंस में। तो हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आर के नारायण के द्वारा जो द पेंटर ऑफ साइंस से ये नॉवेल लिखा गया है ये बहुत ब्रॉड है, इसका यानी बहुत पेजेस में लिखा गया है। तो आपको सारे पेजेस को या समरी को या पॉइंट को समरी को याद रखने की जरूरत नहीं है, उससे
जितने सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस पॉइंट को ही याद रख लेंगे तो आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे थीम। इसका थीम क्या है? ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें एक हीरो होता है जिसका नाम होता है रमन, और दूसरा हीरोइन होती है, कह सकते हैं हीरोइन, उसका नाम है डेसी। तो रमन जो है ट्रेडिशनल थॉट्स रखता है, यानी वो आप आगे पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे, और ये मॉडर्न लड़की है। ये जो है कौन, डेसी एक मॉडर्न लड़की है, इसलिए कह सकते हैं कि ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी है, रैशनैलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, थीम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, यानी इसमें मेन मुख्य पात्र कौन कौन है। तो याद रखेंगे मेन जो है प्रोटैगनिस्ट है इसका रमन, वही यंग बॉय, एक यंग बॉय है, एक यंग ट्रेडिशनल पेंटर है, और ये इसका क्या इसका पैसा ऑक्यूपेशन क्या है, ये क्या काम करता है, यानी ये रमन जो है एक पेंटर है, और किस चीज़ का पेंटर है? साइन बोर्ड से, यानी साइन बोर्ड जो बनाता है वो पेंटिंग करता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवेल, यानी R.K. नारायण नॉवेल द पेंटर ऑफ साइंस कौन है? तो याद रखेंगे रमन है। कौन है? रमन। और ये किस तरह का लड़का है? ये ट्रेडिशनल बॉय है और पेंटर का काम करता है। ओके, पेंटर के रूप में काम करता है, और किस चीज़ का करता है? साइन बोर्ड का। तो यहाँ आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे लिव्स विथ हिज आंट। और किसके साथ रहता है वो? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो रमन जो है वो किसके साथ रहता है? तो आंट के साथ रहता है अपने। ओके, इन ए फिक्शनल टाउन। और किस जगह पे रहता है? फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में रहता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे डेसी वॉज 20 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी डेसी से पूछा जा सकता है कि आप डेसी कितने साल की लड़की थी? तो यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड है, यानी 20 साल की लड़की थी, मॉडर्न सोच रखती थी। वर्क सेट, और ये कहाँ काम करती है? फैमिली प्लानिंग क्लिनिक, यानी बर्थ कंट्रोल के लिए काम करती है। ओके, तो आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ ओल्ड डेसी वॉज, डेसी कितने साल की थी? तो 20 ईयर्स ओल्ड थी। ओके, वर्क सेट, वो कहाँ काम करती थी? तो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में। और किस चीज़ के लिए करती थी? तो बर्थ कंट्रोल के लिए काम करती थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे डेसी पेंट्स ए साइन बोर्ड फॉर द लॉयर। ओके, एंड द बेंगल सेलर। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को देखेंगे कि रमन का काम ही था, उसका वर्क ही था पेंट करना, पेंटिंग का काम करता था। तो ये क्या करता है? लॉयर का एक क्या करता है? पेंट करता है साइन बोर्ड, और दूसरा है बेंगल सेलर का करता है। लेकिन आगे जब कहानी को आप पढ़ेंगे तो लॉयर क्या करता है? पेंट करवा लेता है साइन बोर्ड, उसके बाद फुल पैसा नहीं देता है, हम फुल जो है उसको पेड नहीं करता है, पेमेंट नहीं मिलता है। तो ये बहुत परेशान रहता है, रह के सोचता है कि इतने सारे मैंने मेहनत से काम किया है और ये हमको नहीं दे रहा है, यानी लॉयर नहीं दे रहा है, पैसा पूरा नहीं देता है। और यहाँ बेंगल सेलर जो है, बेंगल सेलर कहता है कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे मनी, हम तुमको पे नहीं करेंगे क्योंकि तुमने जो है अच्छा कलर नहीं किया है। पेंटिंग तो किया है साइन बोर्ड का, लेकिन अच्छा कलर नहीं किया है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने उसको फुल पैसा नहीं दिया? तो याद रखेंगे द लॉयर। और बेंगल सेलर ये क्या कह के वो उसको डिनाई करता है और पैसा नहीं देता है? तो वो कलरिंग नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे डेसी हायस रमन। तो इसमें आप जानते हैं कि डेसी जो है, रमन एक साइन बोर्ड पेंटर था, तो ये हायर करती है, देसी हायर करती है, कहती है कि आप मेरे लिए जो है आप साइन बोर्ड जो है क्या कीजिए, आप पेंट कीजिए। तो फॉर द फैमिली प्लानिंग। और किसके लिए करती है? आप जान रहे हैं कि डेसी काम करती थी किसमें? फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। तो इसके उसका जो अपना शॉप होता है या जो क्लिनिक होता है, तो वो कहती है कि आप ऐसा काम कीजिए, ऐसा पेंट कीजिए कि दुनिया देखे, दुनिया जाने कि हम जो है फैमिली प्लानिंग होता क्या है, और लोग जो है लोग बर्थ कंट्रोल के बारे में सोचे। यानी पेंटर को कहता है, यानी आप कह सकते हैं कि रमन को कहती है डेसी कहती है कि आप ऐसा पेंटिंग कीजिए, ऐसा आप बनाइए कि लोगों का ध्यान जो है, अटेंशन जो है बोर्ड पर आए, और बोर्ड पे जब देखेंगे तो उसके दिलो दिमाग में आए कि बर्थ कंट्रोल जो है कैसे किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। रमन वाज ट्रेडिशनल। ओके, याद रखेंगे यहाँ पे क्वाइट साई। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, किस में बात कर रहे थे? हम लोग थीम में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है रमन है एक ट्रेडिशनल था, एक ट्रेडिशनल को जो है बहुत पुराने ज़माने का सोच रखता था, और क्वाइट था, बहुत शांत रहता था, शांत स्वभाव का था। साई था, थोड़ा शर्मीला था। ओके, एंड डेसी वाज मॉडर्न, कॉन्फिडेंट,
इंडिपेंडेंट एंड आउटस्पोकन। तो यहाँ पे आप इससे जस्ट ऑपोजिट में देखिएगा कि डेसी जो है अदर सोच रखती है, यानी जहाँ जहाँ रमन था ट्रेडिशनल, तो यहाँ मॉडर्न है, यानी मॉडर्न आधुनिक ज़माने की लड़की है, नया सोच रखती है। कॉन्फिडेंट है, यानी आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंट है, बोले तो बहुत आत्मविश्वास इसमें है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है, अपने घर से बहुत दूर रहती है। ये जिस तरह से रमन अपने अपने आंटी के साथ रहती है, कहाँ रहता, सॉरी, रहता है ये फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी में रहता है। लेकिन ये जो है डेसी जो है, इसका एक्चुअल हाउस यहाँ नहीं होता, इसका एक्चुअल होम यहाँ नहीं रहता, बल्कि आउटसाइड ऑफ द कह सकते हैं टाउन से आती है। और क्यों आती है? क्योंकि उसके मामा पापा जो है, तो उसके पेरेंट्स जो होते हैं डेसी के, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, तुम्हारी शादी करा देंगे। तो वो शादी का एक तरह से अगेंस्ट में जाती है, कहती है हम शादी नहीं करेंगे, मेरा एज 20 ईयर्स से, हम तो 10-20 साल में शादी नहीं करने वाले हैं। ओके, तो वहाँ से अपने घर से भाग जाती है और वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करती है, उसका कंट्रोल के बारे में बात करती है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल की लड़की जब फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में काम कर रही है और वो बर्थ कंट्रोल के बारे में बात कर रही है, लोगों को कितना मुश्किल होता होगा समझाना कि फैमिली प्लानिंग, यानी कह सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर जो है बहुत ज़्यादा बात करती है। तो एक तरह का कॉन्फिडेंट है, मॉडर्न सोच रखती है, इंडिपेंडेंट है, एकदम स्वतंत्र है, घर से बाहर है, आउट स्पोकन है, बहुत ज़्यादा बोलती भी है, किसी भी मैटर पे, किसी भी टॉपिक में इजी वे में बोल सकती है। तो ये सब जो है, देखिए आगे देखेंगे, बोथ आर कॉन्फिडेंट बट बोथ आर डिफरेंट बट अट्रैक्टिव। देखिए दोनों का सोच जो है, यानी रमन और डेसी का दोनों का सोच डिफरेंट है, और डिफरेंट है भी, डिफरेंट पैलेस से जो है बिलोंग भी करते हैं, और लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे के फैसिनेटेड हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जब नॉवेल को देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल लगेगा, क्योंकि डेसी जो है, डेसी को प्यार हो जाता है ट्रेडिशनल बॉय से, और ये ट्रेडिशनल बॉय जो है रमन, उसको भी प्यार हो जाता है। किस दौरान प्यार होता है? जब वो पेंटिंग का काम करता है, रह रह के उससे पूछता है, एक दूसरे के साथ रहता है, रहते रहते उसको आपस में एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे तो आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पेंटर ऑफ साइंस में किसका जो है, किसका लव स्टोरी दिखाया गया है? तो याद रखेंगे रमन एंड डेसी। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रमन पेंट्स स्लोगन्स ऑन हर साइन बोर्ड। हम लोग बात कर रहे थे कि डेसी कहती है कि तुम जो है ऐसा ऐसा चीज़ लिखो उस पेंटिंग में कि लोगों का जो है अटेंशन क्या हो जाए, उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इसलिए रमन क्या करता है, पेंट करता है, स्लोगन्स पेंट करता है उसके पेंटिंग में, यानी जो काम करती है काम करता है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के लिए। तो उसमें जो साइन बोर्ड लिखता है, साइन बोर्ड बनाता है, तो उसमें हम दो हमारे दो लिखा रहता है। तो याद रखेंगे, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि रमन जो डेसी के लिए काम करता है, तो उसमें जो है उस साइन बोर्ड में क्या लिखता है? तो याद रखेंगे हम दो हमारे दो, ताकि लोगों का ध्यान रहेगा कि हम दो हमारे 4-5 नहीं, बल्कि हम दो हमारे दो। तो इससे क्या होगा, लोगों में एक मैसेज जाएगा, और लोगों में क्या होगा, बर्थ कंट्रोल यानी पॉपुलेशन का कंट्रोल कैसे होगा, सीमित होगा, ओके, कम होगा, घटेगा, इस पर जो है चर्चा करता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, डेसी इज डिटरमाइंड टू एजुकेट द पीपल ऑफ अबाउट देखिए एफ पी लिखे फैमिली प्लानिंग एंड बी सी यानी बर्थ कंट्रोल। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एफ फॉर बोले तो फैमिली, और पी फॉर प्लानिंग, एंड बी फॉर बर्थ, और सी फॉर कंट्रोल। तो फैमिली जो है इन्होंने एक डिटरमाइन कर लिया है, मन में निश्चय कर लिया है, डेसी ने सोच लिया है मन ही मन में, अपने आप से वादा कर लिया है कि हम वहाँ के जो लोग हैं, यानी फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी के लोग हैं, सबको हम सिखा के ही रहेंगे, समझा के ही रहेंगे, अवेयर करके रहेंगे, यानी सी रन्स अवेयरनेस, ओके, सी टॉक्स अबाउट द अवेयरनेस ऑफ कह सकते हैं बर्थ कंट्रोल इन द विलेज ऑफ फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि ये किस तरह की है लड़की डेसी? तो एक डिटरमाइंड है, और किस पर बात करती है? तो ये फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल पर बात करती है। और किसको समझाने के बारे में बात कर रही है? तो फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी के लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रमन हेल्प हर इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो क्या करता है रमन जो है, उसको हेल्प करता है, यानी वो हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है एक तरह से कि फैमिली प्लानिंग या बर्थ पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता
सकता है, उस पर ये जो है हेल्प करता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु असिस्ट या हु हेल्प्स ये देशी इन कंट्रोलिंग फैमिली, कंट्रोलिंग बर्थ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन कर सकते हैं। तो ये कौन है? रमन करता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पीपल क्रिटिसाइज। पीपल जो है कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों का जो रमन है, रमन और डेसी जो है एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। दे लव ईच अदर टू मच, वेरी मच कर सकते हैं। अफेक्शन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, फैसिनेटेड है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप देख के वहाँ के जो लोग हैं फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी के, वो लोग कभी कभी डिसाइड ये करता है, क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, यानी आलोचना करता है इन दोनों का कभी। और ये हर स्पेशली ज़्यादातर इसका जो है देसी का जो है लोग आलोचना करते हैं, क्योंकि वो जो है वो क्या किसके बारे में चर्चा करती है, वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करती है और फैमिली जब बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करती है। तो लोगों को लगता है कि इतनी छोटी सी लड़की, 20 साल की लड़की, ये सब बात करे इजी वे में, तो इसलिए क्रिटिसाइज लोग करते हैं। एंड हर रिलेशनशिप, और उसका रिलेशनशिप जो है विथ रमन, यहाँ पे विथ के बाद आप रमन लिख लेंगे, विथ रमन, रमन से जो रिलेशनशिप है उसके बारे में वो लोग डिटेल से बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द टाउन हॉल प्रोफेसर क्रिटिसाइज द साइन बोर्ड। तो कभी कभी ऑफ रमन, रमन जो है रमन का साइन बोर्ड के बारे में वो क्रिटिसाइज करता है। कौन करता है क्रिटिसाइज? द टाउन हॉल प्रोफेसर। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन क्रिटिसाइज करता है रमन के साइन बोर्ड का। तो याद रखेंगे द टाउन हॉल प्रोफेसर। और वो क्या लिखता है, वो कहता है स्ट्रिक्टली केस, कहते कहते क्या कहता है, क्रिटिसाइज करते करते उसके साइन बोर्ड के बारे में कहता है स्ट्रिक्टली केसेस, और एक्सचेंज करता है इसके बारे में एक नया वर्ड देता है, दिस विल पास। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, 2 पॉइंट कहता है, यानी द टाउन हॉल प्रोफेसर क्रिटिसाइज करता है रमन के साइन बोर्ड का और एक वर्ड का यूज करता है, ओके, स्ट्रिक्टली केसेस, और एक्सचेंज में बोलता है दिस विल पास, ओके। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ड्यूरिंग पेंटिंग हर साइन बोर्ड ही रिमेंबर्स हर, सो ही विजिट्स हर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बट सी रिफ्यूज टू मीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि साइन बोर्ड जब बनाने लगता है फैमिली प्लानिंग के लिए, यानी देशी के लिए रमन, तो बीच बीच में क्या होता है कि वो याद करता है, ही रिमेंबर्स, बहुत ज़्यादा ही थिंक्स अबाउट देशी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था, और वो इन्वेंट करता है, एक तरह का एक रीज़न खोजने की कोशिश करता है। ही जस्ट ट्राइंग टू इन्वेंट टू सी हर, कैसे हम उससे मिलें, इस पर वो क्या करता है, एक तरह का प्रिटेंस करता है, एक तरह का बहाना बनाता है। तो रह के उससे मिलने के लिए एक्चुअल में साइन बोर्ड के बारे में पूछने नहीं जाता, बल्कि उससे मिलने के बहाने से जाता है, उससे मिलना चाहता है। और क्या किस बहाने से जाता है कि हम कुछ पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे स्लोगन लिखें, कहाँ पे कौन सा कलर दें। तो ये बात वो उसको समझ में आ जाता है, रमन को आ जाती है। तो रमन ये देशी कहती है क्या कि तुम अपने फोकस करो, तुम जो है किसी भी तरह का तुम डिसीजन ले सकते हो, तुम जैसे भी पेंट बनाओ अपना सोचो, और जैसे बनाना है साइन बोर्ड बनाना है फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के लिए बनाना है, तो आप इजी वे में अच्छा से बनाओ, तुम जैसा सोच रहे हो, तुम एक पेंटर हो, हम तुमको क्या समझाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो पूछने नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो याद जब भी आती थी, उसको याद सताती थी देशी की, तो ये उससे मिलने के लिए बेकरार होता था, बेचैन हो जाता था, तब उसके बहाने से वो उसको पूछने के बहाने से जाता था। लेकिन वो जब रिफ्यूज करती है तो इसको बहुत बुरा लगता है। आगे देखेंगे, ही फील्स बेड। तो इसको बहुत बुरा लगता है कि हम तो उसको पता था कि हम उससे मिलने जा रहे हैं, बहाने से, उस बहाने को वो पकड़ लेती है, देशी पकड़ लेती है, तो इसको बहुत बुरा लगता है। एंड वियर्स सनग्लासेस फॉर अवॉइडिंग डायरेक्टली लुक एट देशी, बट ही टेक्स देम अवे। होता क्या है कि जब उसको मना कर देती है कि तुम अपने डिसीजन ले लो और तुम अपने अनुसार जो है साइन बोर्ड को एक प्रिपेयर करो, तैयार करो, तो इसको बहुत बुरा लगता है। ये सीधा जाता है शॉप में, जाता है, सनग्लास खरीदता है, चश्मा खरीद लेता है पहनने के लिए। वो सोचता है कि हम ऐसा चश्मा पहन लेंगे कि डायरेक्ट हम उसको देशी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट देखते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है उसको, तो हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे, और उससे एवॉइड करने की कोशिश करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। लेकिन देशी तो थी, एक मॉडर्न गर्ल थी, है ना, जो भी बोली उस बात को भूल जाती है थोड़ा देर के बाद। उसका होता क्या है, जब वो फिर से जाती है उससे मिलने के लिए, 2 दिन नहीं आता, 2-3 दिन नहीं आता, उसके पास नहीं आता है मिलने के लिए रमन देशी के पास, तो देशी खुद
उसके घर चली जाती है उससे मिलने के लिए, और जैसे ही अंदर ले जाती है उसको, और उसका चश्मा जो है, उसका जो गॉगल जो पहना हुआ है, उसका सन ग्लास जो उसको उतार देती है। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या खरीदता है या अपने आंखों में क्या चश्मा क्या लगाता है इसको जो है अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए। तो सन ग्लासेस याद रखेंगे, ए पेयर ऑफ सन ग्लासेस, एक जोड़ा सन ग्लास खरीदता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी जो है सन ग्लासेस ही परचेज, तो याद रखेंगे ए पेयर ऑफ यानी एक जोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, दे गो ऑन ए ट्रिप टू स्पॉट लोकेशंस टू पेंट साइन बोर्ड्स। तो इसमें जाती है और कहती है, उसका सनग्लास उतार लेती है, बातों बातों में उससे बात करती है और कहती है कि ऐसा करते हैं ना हम लोग कुछ, चलो हम लोग यहाँ से घूमने के लिए, स्कॉट करने के लिए कहीं दूसरे ट्रिप में जाते हैं, यात्रा में, ट्रिप में से यात्रा में चलो, और हम लोग जो है लोकेशन खोजेंगे, और लोकेशन ऐसा लोकेशन खोजेंगे जहाँ पे हम लोग साइन बोर्ड लगाएंगे, लोगों का ध्यान आएगा, बर्थ कंट्रोल के बारे में सोचेंगे, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे आदमी। तो इसको जो है अवेयर करने के लिए जो है वो ट्रिप करती है, और ये कहती है डेसी, रमन को कहती है डेसी कि चलो मेरे साथ। तो चूंकि आप जानते हैं कि ये प्यार बहुत ज़्यादा करता था, पहले तो उससे मिलना नहीं चाहता था, सोचा कि हम जो है धीरे धीरे चश्मा जब पहनने लगेंगे तो धीरे धीरे हम उसको भूल जाएंगे और उसका हम डिलीवर कर देंगे उसका साइन बोर्ड, उसके बाद हम जो है वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन ये फिर तैयार हो जाता है, बोलता ठीक है चलते हैं। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रिप पर जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, तो स्पॉट लोकेशन करने के लिए जाते हैं, साइन बोर्ड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, देयर कार्ट वाज पुल द बस स्टेशन बाय ए बुल। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब वो ट्रिप पे जाने लगे तो वे लोग जो है एक कार्ट में चढ़े, और कार्ट जो है एक आदमी ले जा रहा था, ड्राइव किया जा रहा था आदमी के द्वारा, नहीं सॉरी आदमी जो है वो ड्राइवर था, एक तरह का राइडर था, और ये जो है बुल के द्वारा, बुल बोले तो सांड कह सकते हैं, तो एक कार्ट में चढ़े और स्टेशन जो बस स्टेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये लोग जो है ट्रिप में जाते हैं तो कार्ट में जो चढ़ के जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो बस स्टेशन तक जाते हैं, ओके। और कहाँ से, फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी से जाते हैं बस स्टेशन की तरफ, और वो जाएंगे अदर जो है लोकेशन में जाएंगे। और ये किसके द्वारा जो है बुल जो उस कार्ट को पुल किया जाता है, तो याद रखेंगे बुल के द्वारा। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप्शन दे दिया, लायन, केट दे दिया जाएगा, काव दे दिया जाएगा, तो आप याद रखेंगे बुल। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द बुल बिकम इंजर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब वो लोग कार्ट में चढ़ते हैं और जाने लगते हैं बस स्टेशन की तरफ, तो रास्ते में ही जो है ये बुल जो है इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है। तो ये जो उसका जो राइडर था, जो उसमें ड्राइवर बैठा हुआ था, वो क्या करता है, दोनों को सोचता है क्या कि ये दोनों पति पत्नी हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ है, रमन और डेसी, उन दोनों को छोड़ देता है अकेले, और छोड़ देता है और वो चला जाता है उसका जो है अच्छा ठीक करने के लिए, या दूसरे बुल को लाने के लिए जाता होगा, उसका एक क्यूरेशन करने के लिए जाता होगा। तो इसमें जो है बीच में क्या होता है कि रात हो जाती है, रात होती है, नाइट होता है, तो नाइट में काट में ही जो है ये सो जाती है, डेसी सो जाती है, और ये जो है साइड में रहता है, बाहर नीचे सो जाता है। तो इसको रात भर नींद नहीं लगती, इसको बहुत ज़्यादा याद आती है, किसकी, डेसी की याद आती है। तो एक बार सोचता है कि हम चढ़ के जाके उसको जाके उसी के पास चले जाएंगे, साथ में उसके साथ रहेंगे। तो जैसे ही वो अपने बेड से उठता है और जाता है काट में चढ़ता है, तो काट में देखता है कि वो खुद वहाँ पे नहीं है। कौन नहीं है, डेसी नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो ये बात एक्टिविटीज़ देख रही थी, कौन देख रही थी, डेसी देख रही थी। अगले दिन वो क्या कहती है, देखिए, नेक्स्ट डे शी टेल्स हिम, यानी रमन को वो कहती है दैट शी विल रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, PS मैंने लिखा है, याद रखेंगे, पुलिस स्टेशन इन मालगुड़ी। वो कहती है कि तुमने जो रात में एक्टिविटीज़ किया मेरे लिए, ओके, तुम हमको खोज रहा था रात में, ठीक है, हम काट में लेटे हुए थे, तुम क्या, तुम्हारे सोच क्या थी, है ना, थोड़ा तुम्हारा जो है ये सोच अच्छा नहीं था, यू हैव बैड थॉट अबाउट मी, ये सोच रही थी। तो इन्होंने क्या कहा, जो है डेसी ने कहा कि तुम्हारा जो है ना एक हम रिपोर्ट लिखाएंगे, और कहाँ पे, पुलिस स्टेशन और मालगुड़ी में लिखाएंगे, और तुमको जो है हम अरेस्ट करवाएंगे। तो ये बात सुन के ना बहुत बुरा लगता है, इसको लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं उसके साथ, और ये बहुत डरता था पुलिस से, है ना। तो ये रेस्टलेस हो जाता है, यानी ही बिकेम रेस्टलेस इन थॉट ऑफ गेटिंग अरेस्टेड। ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचता है कि लगता है कि हमको अरेस्ट कर लेगी पुलिस, ये बहुत डरा हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट डे जो है रिपोर्ट करने के लिए कहाँ पे रिपोर्ट करना चाहती थी ये डेसी,
तो पुलिस स्टेशन में किस लिए, तो उसके बैड एक्टिविटीज़ या बैड थॉट के बारे के लिए। और ये कहाँ पे वो रिपोर्ट करना चाहते थे, तो मालगुड़ी में। इससे क्या होता है कि वो रमन जो है बहुत रेस्टलेस होता है, बेचैन हो जाता है, वो डर जाता है, पैनिक हो जाता है, फियर्ड हो जाता है कि हमको कहीं पुलिस जो है गिरफ्तार ना कर ले, अरेस्ट ना कर ले। नेक्स्ट देखिए, फाइनली होता क्या है, रमन टेल्स हिज आंट। अंत में क्या होता है कि रमन जो है वो खुद अपनी आंट को कहता है कि ही वांट्स टू मैरी डेसी। वह कहता है कि हम जो है ना मैरी को हम शादी करेंगे, यानी शादी करना चाहता था। एक डायरेक्ट प्रपोजल उसके जो है डायरेक्ट बताता है, अपना प्रपोजल देता है, किसको बताता है, अपना थॉट्स बताता है वो अपने आंट को कि हम शादी करना चाहते हैं, आप हमको शादी करा दीजिए डेसी से। लेकिन उसकी जो आंट थी वो रिफ्यूज़ कर देती है। वो और क्यों रिफ्यूज़ करती है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसकी आंट ने रिफ्यूज, बट देखिए यहाँ पे बट हिज आंट, लेकिन उसकी आंट जो है रिफ्यूज़ करती है, यानी वो मना कर देती है ना। बिकॉज ऑफ डेसीज रिलीजन, उसका रिलीजन के कहता है कि उसका रिलीजन अलग है, तुम अलग रिलीजन के हो, है ना। और उसका दूसरा जो है दूसरा पॉइंट बताती है कि कल्चरल बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, तुम्हारा अलग है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमन जो है जब शादी करना चाहता है देशी से, तो उसकी आंट जो है क्या कहकर मना कर देती है कि उससे तुम शादी नहीं कर सकते, तो उसका रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड कह सकते हैं। हिज आंट गोज ऑन ए पिलग्रिमेज टू बनारस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी जो है चाची जो सॉरी आंट जो है वो आंट जाती है, कहाँ जाती है, वो आंट जाती है पिलग्रिमेज में। पिलग्रिमेज कहा जाता है तीर्थ यात्रा, जो धार्मिक एक कह सकते हैं एक रिलीजियस जो ट्रेवल होता है, जर्नी होता है, उसको पिलग्रिमेज कहा जाता है। तो पिलग्रिमेज जाती है, तीर्थ यात्रा में जाती है ना। और वो सोचती है, वो अपने आप से डिटरमाइन कर लेती है कि हम जा रहे हैं, हम वापस नहीं आएंगे, मेरा हम वहीं मर जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा। और कहाँ जाती है, वो बनारस जाती है, याद रखेंगे इस पॉइंट को, है ना, कि ये उसका आंट जो है पिलग्रिमेज में जाती है और वो ख्याल रखती है, सोच रखती है कि हम जाएंगे, हम फिर वापस नहीं आएंगे, हम वहीं मर जाएंगे। ओके, और कहाँ जाती है, बनारस जाती है। तो ये प्लीड करता, बहुत ज़्यादा उसको कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आंट तुम नहीं जाना, तुम यहीं मेरे साथ रहना, क्योंकि उसका ख्याल बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। खाना वाना बनाना, उसका ख्याल रखना, कैसे रहता है, कैसे कैसे ज़िंदगी जिएगा, ये सब बताना, ये सब केयर करती थी उसकी आंट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो रमन का जो है, रमन का केयर कौन करती थी, या उसको खाना खिलाना, उसके कपड़े धोना, ये सब काम कौन करती थी, तो उसके आंट करती थी। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, दे स्पेंड द नाइट टुगेदर इन हिज बेडरूम। तो ये सब कहता है उसके बाद जो है ये अपना प्रिपेयर करता है, बेडरूम प्रिपेयर करने लगता है, रमन करता है। और एक रात वो लोग रात एक साथ गुजारते हैं उसके ही बेडरूम में, अपने एक बेडरूम में गुजार लेते हैं। रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो डेसी को बुलावा आ जाता है दूसरे टाउन में फैमिली प्लानिंग पर काम करने के लिए। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट अपने काम को इम्पोर्टेंट देती है और वो दूसरे टाउन में फैमिली प्लानिंग का जो है कह सकते हैं कि वो एक तरह का प्रोपेगेट करने के लिए और उसको अवेयरनेस के लिए वो दूसरे में चली जाती है, दूसरे टाउन में चली जाती है। और इसलिए वो क्या करती है, रमन के साथ अपना रिलेशनशिप एंड कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, फिर एक तरह से सेपरेट हो जाते हैं, एक तरह से वो जुदा हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस नॉवेल में किस तरह का स्टोरी है और कौन कौन इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं, और इसका जो है एक तरह का कह सकते हैं नॉवेल किस पर आधारित है। सारे पॉइंट को आपने समझ लिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।